नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने किया है कुछ अलग सा काम अपने क्षेत्र में। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मयंक नारायण सिंह। जी हाँ, बीएचयू के ज्वाइंट रजिस्ट्रार। करेंगे इनसे हम ढेर सारी गहरी बात, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट मूड में। तो पहले तो मयंक सर, आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। वैसे हम जहाँ तक आपको देखते सुनते और जानते रहते हैं, आपकी बीएचयू में आपने काफ़ी मेहनत से अपना जो मुकाम हासिल किया है, काफ़ी मेहनत की है, और इसके अलावा आपकी विदेशी मामलों पे भी अच्छी पैठ है। थोड़ा बहुत प्रयास जारी रहता है कुछ सीखने को। देखिए, बीएचयू ऐसी जगह है ना, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बीएचयू जैसी जगह पे हूँ जहाँ पे चारों ओर एक शिक्षा का माहौल है। जी बिल्कुल। आपको शिक्षक मिलते हैं, आपको शिष्य मिलते हैं, आपको पूरा माहौल शिक्षा का है। तो मेरे जैसे, मैं आपको अपने आप को जीवन भर का एक छात्र मानता हूँ। जी जी। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये मानवीय जी की कृपा है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे यही माहौल मिलता है। तो करते करते मैंने विदेश नीति मेरे शुरू से एक, जिसको कहीं मेरा इंक्लिनेशन था, उस पर काम करते गए, लोग मिलते गए, सीखते चले गए। बहुत बढ़िया। जब आप शुरू में आए, यानी कि जब आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार मयंक नारायण न होकर के मयंक नारायण एक नॉर्मल मैन थे, कॉमन मैन थे, तो उस समय आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए? सुधांशु जी, कॉमन तो मैं आज भी हूँ। बहुत कॉमन तो मैं आज भी, सिटी इज द बेस्ट वे, हमेशा ही रहना है। हाँ, मैं यहाँ आया, देखिए मेरी पढ़ाई जो हुई, जो मेरा ग्रेजुएशन, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूँ, इससे कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। वो 96 में मैंने यहाँ से एमएससी किया केमिस्ट्री। मेरा ये एक और विषय है कि मेरा जो बेसिक कोर एरिया और साइंस है, तो मैंने केमिस्ट्री किया। फिर मैंने 8 साल भारतीय सरकार में सेवा की, कस्टम्स में, इंडियन कस्टम्स में था 8 साल। 2004 में मैं यहाँ आया तो सब कुछ नया था। छात्र तो रह चुका था, पर अभी तक मैं टेबल के उस तरफ था। जी जी। अब मैं टेबल के इस तरफ आ चुका था। तो इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। पहले तो चीज़ों को समझना, एक टेक्निकल बैकग्राउंड से जब आप आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आकर के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इच्छा मेरी सिविल सर्विसेज की थी, वो पूरी नहीं हो पाई सारे परिश्रम के बावजूद भी। तो इधर जब आया तो चैलेंजेस थे, पहले माहौल को समझना, ये समझना कि आप छात्र नहीं है, आप एक दूसरी पोजीशन पे आ चुके हैं, तो उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। चीज़ों को पढ़ना, मैन मैनेजमेंट किसी भी व्यवस्था में, खास करके यूनिवर्सिटी में और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में, मैन मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट सबसे आवश्यक है। क्योंकि हम समझते हैं कि हर आदमी यहाँ पे एक एजुकेशन का एक लेवल लेके आ रहा है। जी बिल्कुल। तो उसकी आवश्यकता बिल्कुल दूसरी है। अब मैं जैसे कस्टमर्स में था तो वहाँ की आवश्यकता बिल्कुल दूसरी थी। हमारा मैन टू मैन कोई इंटरेक्शन किसी से नहीं था। मैं एक लैब में था, एक लैब में काम करता था। तो आप 10 से 5 एक लैब में रहते, किसी की सारी एंट्रीज प्रोहिबिटेड है। अब सभी उसे उठा करके आपको एक ऐसे माहौल में भेज दिया जाता है जहाँ मैन ही मैन हो, कोई एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं है। जी। और ये अच्छी चीज है। जी जी। क्योंकि इससे बहुत अपनापन सा आता है काम में। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि चीजों को समझना, लोगों को समझना, काम को समझना और इस परिवेश को समझना, और ये सोचना कि ये महामना का विश्वविद्यालय हमारा अपना विश्वविद्यालय है, मैं छात्र रहा हूँ, तो इससे एक दूसरे को देखे एक लगाव है। तो ये कि मैं इन सारी, इसको कहना चाहिए, आवश्यकताओं पर खरा उतर सकूं, सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी तक ही है और आज भी है कि कोई दिन ऐसा ना जाए जहाँ खुद को लगे कि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने अपना ईमानदारी से काम निभाया कि नहीं निभाया। सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में बीएचयू में काम किया, तो अभी ये जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो एडवांस है, ये तो एडवांस है, जिसको कहना चाहिए ना कि आप जो काम अपना करते चले आए हैं, जी, पढ़ते चले आए हैं। क्योंकि विषय ऐसा था जो मैं शुरू से पढ़ता रहा, इच्छा तो थी इसमें कुछ करने की, मौका मिलता गया। कहते ईश्वरी कृपा होती है तो दैवी कृपा होती है, रास्ता अपने आप प्रारब्ध बनता चला जाता है, आपको खाली परिश्रम करना है। वो मैं करता चला गया, जिस विषय में रुचि थी, पर ये कभी सोचा नहीं था कि इसमें मैं इतना काम कर पाऊंगा। बहुत आपसे ईमानदारी से बताऊंगा, कभी नहीं सोचा था। नौकरी करके ही खुश था। जी। फिर लगा कि नौकरी से वो एक एकेडमिक जो फुलफिलमेंट होता है ना, कि आपकी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं कुछ और करना है। ये तो हो गया 10 से 5, 10 से 6, जो भी आपका काम है आपने किया, उसके बाद आप अपने समय पे हैं।
तो अपने समय का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, सबके अपने शौक हैं। मेरा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा समझना चीज़ों को, और फिर उसको एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ना कि ये मुझको कहाँ लेके जा सकती है ये सारी चीज़ें, और मैं इनके साथ कहाँ तक चल सकता हूँ। यात्रा जारी है, आपके सामने है। विश्व परिदृश्य पे हम आते हैं, जो कि आपका बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसपे आपको मज़ा भी आता है बात करने में। तो ये बताएं कि अभी जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जो कि हमें लगता है करीब लगभग 2 साल तक हो गए युद्ध करते हुए, और इसमें जन धन दोनों की हानि हो रही है। तो भारत को आप किस तरह से उसमें देखते हैं? भारत के लिए ये किस तरह, क्या फलदायी है या फिर नुकसानदेह है? देखिए, युद्ध तो कभी भी फलदायी नहीं होता है। युद्ध जगह पे लोगों की जान जाए, इकोनॉमी का नुकसान हो, कुल उसमें कुछ भी हितकारी नहीं होता है। पर रही बात, भारत का तो युद्ध शुरू किया हुआ नहीं है, भारत इसमें डायरेक्ट पार्टनर नहीं है। एक आपदा थी, सबसे बड़ी आपदा थी कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, देखिए दुनिया बड़ी नजदीक आ चुकी है आजकल। अब दुनिया की जो कहते हैं ना कि भौगोलिक जो सीमाएं थी वो समाप्त हो चुकी है। टेक्नोलॉजी ने उन सारी सीमाओं को सिर्फ कागज पर छोड़ दिया है, और विडंबना ये है कि फिर भी युद्ध होता रहता है, फिर भी उन्हीं सीमाओं को लेकर, उसी जमीन को लेकर के युद्ध होता है, जिसका कोई खास मतलब बचा नहीं है। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी कि जो सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, उन सैंक्शंस को भारत को कैसे ओवरकम करना है। रशिया भारत का बहुत पुराना पार्टनर रहा है, डिफेंस में रहा है, बड़े गाढ़े वक्त में रशिया ने भारत का साथ दिया है। उन सैंक्शंस को ओवरकम करना, फिर अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करना, क्योंकि भारत देखिए एक बढ़ता हुआ देश है। जी जी, डेवलपिंग। हमारी जनसंख्या काफ़ी है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इकोनॉमी और जनसंख्या एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं हर वस्तु की। तो जैसे एनर्जी है, अब एनर्जी को लेके भारत के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम एनर्जी नीड कैसे पूरी करें, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, अमेरिका के जो मित्र देश थे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। अब भारत जो अपने करीब 80% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट करता है, तो वो इम्पोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से। अब रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे तो सारा जो दबाव था वो पड़ गया मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि स्वाभाविक है, चीज इतनी ही है जिसके ऊपर अब दबाव ज्यादा पड़ेगा तो उसके दाम बढ़ेंगे जी। उसके दाम बढ़ने का जो प्रभाव आता वो सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पे आता, आपके ऊपर आता, मेरे ऊपर आता, हम सबके ऊपर आता। क्योंकि अगर एनर्जी का दाम बढ़ेगा तो हर चीज का दाम अपने आप बढ़ता चला, ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि इसका सामना कैसे करेंगे। तो भारत ने बड़ी खूबसूरती से किया है कि सारी धमकियों के बावजूद, सारी चेतावनी के बावजूद हमने अपना बास्केट जो था एनर्जी का वो फैलाया, और हमने रशिया को अप्रोच किया, और हम रशिया से तेल खरीदने लगे। उस क्रूड ऑयल खरीदने का ये नतीजा हुआ कि भारत ने अपना तो भला किया ही किया, मेरे हिसाब से हमने दुनिया की अर्थव्यवस्था का भला किया कि जो ओपेक देश थे, जो एक तरह से मनमाना उनका चलता है कि वो तेल का दाम कभी भी बढ़ा देते, कभी भी गिरा देते, तो गिराते तो कम है, जिस चीज़ का दाम बढ़ता है उसको गिरता कहाँ है जल्दी, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाया। क्योंकि जो इतना बड़ा चाइना खरीद ही रहा था रशिया से, भारत खरीदने लगा। जैसे ईरान पे जब प्रतिबंध लगा तो भारत ने भी खरीदना बंद कर दिया जी। ईरान से जब अमेरिका का प्रतिबंध लगा, बिल्कुल चाइना खरीदता है। अब चाइना और भारत एक तरह से इकोनॉमिकली, चाइना बहुत आगे है, पर हम कम्पीट करते हैं उस स्पेस के लिए कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही है। तो ये जो हमने डाइवर्सिफाई किया अपना बास्केट, कि हम वहां से तो लेते ही रहे जहां से ले रहे थे, पर हमने इनसे खरीद बढ़ा दी रशिया से। तो इसको कहना चाहिए जो प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि आपदा को हमने अवसर बनाया। तो अच्छा ये बताइए कि अभी जो ऑयल का तो ठीक है रशिया से आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने कुछ वीज़ा नियमों को लेकर के कुछ किया है जी, बदलाव किया है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। वीज़ा, देखिए वीज़ा को लेकर के वहाँ पे तो एक बहुत बड़ी संघर्ष अमेरिका में स्वयं चलता रहता है जी। कि एक पक्ष है जो बिल्कुल विदेशियों को, खास करके भारतीयों को, वो वहाँ नहीं चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स वहाँ न रहे। हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते कोई बाहर से आए। लेकिन एक तरह से कहिए कि भारत के लिए अच्छा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप स्वयं इसको फेवर में है,
इलॉन मस्क ने साफ साफ कहा है कि जो अमेरिकी इकोनॉमी है वो बनाई हुई एक तरह से जो इमिग्रेंट्स है, जिसमें बहुत बड़ा नंबर भारतीयों का है जी। लेकिन ट्रम्प ठहरे बिजनेसमैन, उन्होंने बिजनेस में लगाया कि गोल्डन कार्ड अब हम देंगे। तो अब ये बड़ा विचित्र सा विषय मेरे जैसे किसी एनालिस्ट के लिए, समझने वाले के लिए है कि मतलब पैसा दे करके आप क्या प्रतिभा खरीदना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिभा वालों के साथ शायद उतना पैसा ही नहीं। जी, उतना नहीं है। तो वो किस दिशा में जा रहे हैं कि अमेरिका को देखिए समझना इस समय, पिछले करीब 20 जनवरी के बाद से, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं द्वितीय बार, समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर घंटे, हर क्षण, मतलब ट्विटर को आपको, अगर आपको इस सारे जिसको कहना है सिनेरियो को समझना है तो आपको 24 घंटे ट्विटर पर रहना है, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। घंटों घंटों बदल रहे हैं जी। वो कल उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को उन्होंने इंटरप्ट कर दिया कि बहुत सवाल हो गया। तो इन चीजों के लिए अब किस दिशा में जा रहे हैं, मेरा होगा कि अभी कुछ दिनों में रोका जाए। ये बदलाव होते रहेंगे, ये अपनी टीम बदलते रहेंगे, टीम बदलेगी तो इनकी पॉलिसीज बदलेगी। इसलिए वीजा को लेकर भारतीयों पे भी दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा, जो पड़ा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को था। तो कानून तोड़ के गए थे, जो जंग की रूट से जब पहुंचे थे उनके जो बिल्कुल, तो जो जिस रूट से जाएगा वो तो देखिए गैर कानूनी तरीके से गए थे। उन्होंने भारत का भी कानून तोड़ा, उन्होंने अमेरिका का भी कानून तोड़ा। अब आप उसमें कह सकते हैं कि जिस अवस्था में वो लाए गए वो सही था नहीं था, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। उनका कानून है, हम और आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। और बेहतर होता है कि हमें, मेरा मानना है ना कि जिन चीजों पे स्ट्रांग है उन पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपना ध्यान जो होंगे वो बांटेंगे, जिसको कहते हैं ना कि आर्मी में क्या अपने फोर्सेस को बहुत लंबा फैला देंगे, तो आपको ना उम्मीदें ज्यादा मिल जाएंगी लोगों को। तो जो हमारा है, हमारा उनसे रिलेशन है, अमेरिका इतना बड़ा देश है और भारत निरंतर उनसे रिश्तों में सुधार आ रहा है, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सुधार आ रहा है। तो वी शुड वेट एंड वॉच। अच्छा मयंक नारायण जी, ये बताएं कि अभी ये कंट्री फर्स्ट की जो पॉलिसी चल रही है वो हर देश के लिए अपनी अपनी होती है जी, तो इस पे कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये कंट्री फर्स्ट, ऑब्वियसली कोई भी देश रहता है तो अपने हितों को पहले वो साधता। भी हम चर्चा कर रहे थे कैसे भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया से एक रीजनेबल दाम में क्रूड खरीदना शुरू कर दिया, जबकि वहां से अमेरिका से सैंक्शंस लग चुके थे, नेटो सैंक्शंस लगा चुका था। भारत ने कहा कि हम अपने हितों को पहले साधेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो हमारे हित है, बाकी चीजें उसके बाद आती है। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा इलेक्शन, हम थोड़ा अमेरिका की ओर चले, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा इलेक्शन वो मागा के बेसिस पे था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको मागा कहते हैं जी। और उनको जिसको कहने की अप्रत्याशित इलेक्टोरल इसका फायदा मिला है। आप उनके सेनेट को देखिए, उनके इलेक्शन को देखिए, एकदम क्लीन स्वीप उन्होंने किया। वो उन राज्यों में जीते हैं जहां पे रिपब्लिकन प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं था। इसका मतलब कि अमेरिका का एंडोर्समेंट है, उन्होंने मोहर लगा दी है अमेरिका के सिटीजन्स ने इस पॉलिसी पे। जो हम डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जो आत्मविश्वास देख रहे हैं, वो आत्मविश्वास सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति का ही नहीं है, वो है जनता से। वो इस चीज को, उनको लग रहा है कि जनता ने उनको पूरी तरह से समर्थन दिया है मागा के लिए, तो मागा पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब यूक्रेन से वो जैसे वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं कि हम लड़ाई को, युद्ध को हमको बंद करवाना है, क्योंकि वो देखिए फिर अमेरिकन पॉलिसी लेकर उनका जिसको कहना चाहिए सामरिक जो संघर्ष है वो होने वाला है चीन से जी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से समझते हैं कि चीन जिस तरह से प्रगति कर रहा है, अगर अमेरिका ने उसको कंटेनमेंट कहते हैं, वो कभी उसको मैनेजमेंट कहते हैं। चाइना को लेकर उनकी दो पॉलिसी है, या तो कंटेन करना है चाइना को उतनी दूर में, या मैनेज करना है। तो कंटेनमेंट तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी हमारी, आपकी, अमेरिका की, यूरोप की, हर जगह की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इस तरह से घुस चुकी है कि उसको आप पूरी तरह से एक दिन में निकाल नहीं सकते। जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब गए थे अमेरिका, तो आप उनके स्टेटमेंट को देखिए, अगर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया मीटिंग के बाद से, उसमें करीब 5 या 6 जगह सप्लाई चेन की बात है। ये सप्लाई चेन कहाँ से आया? जब कोविड का कहर टूटा तो चाइना हर जगह सप्लाई चेन में था। अब आपको छोटी छोटी दवाएं मिलना, मास्क हम नहीं बनाते थे, मतलब इतनी सरल से सरल चीज, बाकी तो बड़ी चीजों को छोड़ दीजिए, हम मास्क नहीं बनाते थे। तो करीब उसके बाद से हर देश एक आइसोलेशन में जाने लगा है कि पहले हमको इससे डीलिंग करना है।
और सप्लाई चेन को ऐसा बनाना है जो विश्वसनीय सप्लाई चेन, अपने देश को बनाने के लिए सप्लाई चेन को हमको विश्वसनीय करना है। सबका देखिए उनका मांगा है, हमारा भी उस तरह से है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। जी जी। उनका असर इसलिए दिख रहा है ज्यादा क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिका बहुत एक शक्तिशाली देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यूक्रेन से वो विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चीन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, फोकस वो चीन को करना बिल्कुल करना चाहेंगे क्योंकि इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चीन एक्शन ले रहा है, वो एक्शन जो है वो संघर्ष किसी न किसी स्टेज पे आने वाला है। ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही जिसको कहीं ना कि एक चौंकाने वाला एक निर्णय था कि जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का खुद कहना है कि $300 बिलियन हमने उनको दिए हैं। ऐसे ही विवाद का विषय है कि 300 दिए हैं या कितने दिए हैं, बट इसमें कोई विवाद नहीं कि $70 बिलियन के हथियार हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमको अपनी खनिज जो संपदा है इसमें पार्टनर बनाइए आप, जिससे जो भी हमने किया है वो खनिज संपदा क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सुपर आपके सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ताइवान में सबसे बड़ी है, ताइवान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। अब वो ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, उसे करीब $100 बिलियन अभी कहा है कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि TSMC भी जान रही है कि अगर हमको ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं मिलती है, इनकी सुरक्षा का जिसको कहीं छतरी नहीं मिलती है, तो चाइना को समय नहीं लगेगा ताइवान को निकल जाएगा। तो TSMC एक तरह से कहे कि मोहल्ले के गुंडे को हफ्ता दे रही है कि हम आपको इन्वेस्ट करेंगे आपके यहाँ, आप इनडायरेक्टली, कि कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकता है, शायद सुनने में हल्की बात लगे पर दुनिया भी इसी पे चलती है कि जिसका बाहुबल है लोग उसी के अगल बगल रहते हैं। बाहुबल, मैं उस बाहुबल की सिर्फ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बौद्धिक बाहुबल की ज्यादा जरूरत देता हूँ, क्योंकि भारत में थोड़े शारीरिक बाहुबल पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, पर अमेरिका और चाइना जैसे देश पहले बौद्धिक बाहुबल फिर आर्थिक बाहुबल, क्योंकि बौद्धिक बाहुबल से ही आर्थिक बाहुबल आता है, उसके बाद वो जिसको कहिए कि अपनी आर्मी की ओर फोकस करते हैं। तो ये वो जानते हैं कि हमको किसी भी तरीके से इसको संभालना है। तो यूरोप से भी धीरे धीरे अमेरिका कह रहा है कि भाई इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा, तो इसको आप भी संभालिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई वर्षों में नेटो की जो फंडिंग है अपनी डिफेंस के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होती चली है। बड़ी हास्यास्पद है, 1.5% अपने GDP का, 2.25%, 2% 2004 से लगातार नेटो का सेक्रेटेरिएट कह रहा है सारे देशों के जो नेटो के सदस्य हैं कि आप अपना जो डिफेंस है, रक्षा पे जो खर्च है, वो 2% कम से कम रखिए। मुझे तो लगता है कि व्लादिमीर पुतिन को आक्रमण करना पड़ा यूक्रेन पे इन लोगों को लीप से जलाने के लिए, क्योंकि 1.5% पे थे। अमेरिका हमको फंड कर रहा था, अमेरिकन सिक्योरिटी पूरी थी, अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। फ्रांस जो सबसे आगे है उसकी स्पेंडिंग अब जाके 2% हो रही है, जो ऐसे वो बहुत मतलब आगे है कि नहीं, अगर अमेरिका भी हट जाएगा तो भी हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। ब्रिटेन की भी हालत वैसे ही बिगड़ती चली जा रही है। तो अमेरिका एक तरह से विड्रॉ कर रहा है, जिसमें अपनी जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसको हम बरकरार रखेंगे। अब यूएसएड का अगर आप खर्चा देखिए तो भारत में 21 मिलियन शायद फिगर है कि चुनाव में मतलब पार्टिसिपेशन हम बढ़ाने के लिए। अब ये मुझे बड़ा हास्यास्पद सा लगा कि अमेरिका में बैठी हुई कोई एजेंसी भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे, इसके लिए वो $21 मिलियन क्यों देगी? ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए, इसके लिए अमेरिका से एड क्यों आएगा? भारत सरकार सक्षम है। और धीरे धीरे देखिए हर सरकारों के ऊपर ये दबाव होने लगा है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जनता की ओर ध्यान न देना पड़ेगा। अगर आपको चुनाव में सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, तो आपको जनता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यूएसएड दे रहा था, इसके जरिए वो सीधे सीधे आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अमेरिका जानते हैं इससे उनकी एक तो छवि खराब होती है, उनका इतना बड़ा फंड, अगर वो बांग्लादेश में करीब 27 से $28 मिलियन था यूएसएड का, अब विड्रॉ हो गया, वो सरकार बदल गई, जहाँ पे जानकार लोगों का मानना है और ये सत्य भी है शायद कि CIA के हस्तक्षेप था उस सारी सत्ता पलट में, क्योंकि उनको एक आइलैंड चाहिए उधर जो शेख हसीना देने को तैयार नहीं थे जी। तो इस तरह करके ये जो अपने आप को खींच रहे हैं डॉलर का मांगा, उनको जनता की मोहर लग चुकी है मांगा पे, वो आश्वस्त है कि जो थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी होता है उनको आर्थिक,
तो जनता उनके पीछे है कि नहीं, हम ये नुकसान सहन करेंगे, लेकिन आप अमेरिका को फिर से महान राष्ट्र बनाइए। अच्छा ये बताएं महेंद्र कि अभी मैं जैसे कि हम लोग यूएस की पावर को हम लोग देख रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, शेयर मार्केट इधर उधर होने लगता है, अभी लगातार काफ़ी गिरा है, फिर कभी कभी उठ जाता है, लेकिन हम समझते हैं इधर 3 सप्ताह से तो लगातार गिरता ही जा रहा है और कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका कुछ न कुछ बोल करके हमारे मार्केट को कुछ चला रहा है? कल अमेरिका का खुद का शेयर मार्केट $4 ट्रिलियन एक दिन में वहां वाइप आउट हो गया। जी जी, एक दिन में 4 ट्रिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट वहां पे इन्वेस्टर्स पे क्या पड़ेगा, वहां की इंडस्ट्री पे क्या पड़ेगा, विश्वव्यापी क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत अनिश्चितता का दौर है। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से घोषणाएं होती हैं, जिस तरह से वो टैरिफ की तरफ भी बढ़ते हैं, टैरिफ काउंटर टैरिफ, बहुत अनिश्चितता का दौर चल रहा है कि ये विश्व जा किस तरफ रहा है आखिर में। ये विश्व का अमेरिका का ही बनाया हुआ एक वर्ल्ड ऑर्डर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पश्चिमी देश थे उनका बनाया हुआ एक वर्ल्ड ऑर्डर था। इस तरीके से हम चलेंगे। आप वो कहिए कि पुरानी वो सल्तनत किस्म की हो चुकी थी, लोग उसके आदी हो चुके थे, पूरी दुनिया उसकी आदी हो चुकी थी कि ये आएंगे, इस तरह से चलेंगे, इकोनॉमी को इस तरह से चलाएंगे, देश को इस तरह से चलाएंगे, दुनिया से इनके संबंध ऐसे रहेंगे। इस बार जिसको कहिएगा ना, एक भूकंप जैसा जिसको कहिएगा ना, इस तरह से आ चुका है अमेरिका में स्वयं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज आ रही हैं, तो इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि इंटरलिंक्ड है सारी दुनिया के सारे देश ना, किसी का मैं फिर उसकी रिपीट करूंगा कि भौगोलिक कोई सीमा कहने को है, पर वो उसका कोई अर्थ नहीं बचा है। जो अमेरिका में जो हो रहा है, आपके और हमारे पास इंस्टेंटली हमारे पास पहुंचने कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन भी है। हमारे भी मार्केट वॉलेटाइल है, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर हम कहें कि पेट्रोल क्रूड हमें सस्ता मिल रहा है और हमारा ट्रेड भी ठीक है, ठीक है, मार्केट 2-4 दिन गिरता है, फिर हम लोग संभल जाते हैं, फिर थोड़ा गिरते हैं, फिर संभलते रहते हैं, तो उतना गिरना ये तो लगा रहता है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग सुपर पावर की ओर बढ़ रहे हैं? सुपर पावर देखिए, दिशा तो लंबी पूरी करनी होगी, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना उचित रहता है। सुपर पावर बनने में अब जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के आसपास, जी 5 ट्रिलियन के, और चाइना आधिकारिक तौर पे 18-19 ट्रिलियन है। मुझे लगता है अमेरिका शायद 25-26 ट्रिलियन के आसपास होगा। जी, तो दुनिया में आज जिसको सुपर पावर कहिए तो दुनिया में 2 सुपर पावर है, अमेरिका और चाइना। सबसे पहला सुपर पावर का इकोनॉमी, दोनों की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजिकली बड़े सशक्तिशाली देश हैं। फिर उनकी आर्मी कैसी होती है, ये सारी चीज़ों को लेकर और भी मापदंड है, और भी मापदंड है। पर इस समय हमारा उनका डिफरेंस, हम सही दिशा में हैं, सही दिशा में हम चल रहे हैं अपनी नीतियों को लेकर के, जिस तरह से भारत जगह बना रहा है। तो जिसको भाई कूटनीति के तौर पे तो हम एक ऐसे देश हैं जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है, क्योंकि भारत देखिए, ये युद्ध हुआ, रशिया यूक्रेन देखिए, चाहे मिडिल ईस्ट, जी हर देश ने कोई ना कोई एक पक्ष लिया। भारत लगातार कंसिस्टेंटली अपनी जगह पे खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि आप वॉर में न्यूट्रल हो गए, बहुत बड़ा आरोप लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भारत का बहुत स्पष्ट कहना था कि हम न्यूट्रल नहीं, हम एक दिशा में है, और वो दिशा है शांति की। एक पक्ष है शांति का, हम शांति के पक्ष में हैं, हम युद्ध के पक्ष में कतई नहीं है। क्योंकि इससे ये स्टांस शुरू में इसकी आलोचना हो रही थी कि भारत तो बड़ा स्वार्थी देश है, बट स्टांस बिल्कुल सही था। जब आग लगी हो आपके पास पड़ोस कहीं पे भी, तो पहला काम कोई भी समझदार व्यक्ति करता है कि उसको बुझाता है, उसको उसके कारण जानना समझना, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो भी जरूरी है, पर एक प्रक्रिया है। तो भारत उस दिशा में, भारत ने बहुत बढ़िया स्टांस लिया। तो सुपर पावर डिप्लोमेटिकली मैं कहूँगा हम अच्छी दिशा में है, आर्थिक तौर पर भी हम दिशा में है। देखिए इतना नुकसान हो चुका है ना, हमारी नीतियाँ जो थी वो नीति इस तरह से, जिसको कहिए ना कि अभी भी कभी कभी दिखती है, कहना नहीं चाहिए कि वो लॉलीपॉप वाली जो आर्थिक नीतियाँ होती है वो किसी का भला नहीं करती है। आज जो चीज़ हमको मुफ्त की बिजली अच्छी लगती है, पर कोई ना कोई तो कीमत चुकाता है, कोई ना कोई चुकाता है। कहीं ना कहीं से तो सरकार निकालेगी, वो सड़कें कहाँ से बनाएगी, आपको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है
ये कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो आप पैसा देंगे ना जी। तो वो जो एक मन लुभाने वाली नीतियां हमारी रही हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत हानिकारक है, आर्थिक दृष्टि से। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या हम इंडस्ट्री को पूरी तरह से हमने फ्री छोड़ा है काम करने के लिए। हमारी जो भी औद्योगिक नीतियां हैं वो बड़े लाइसेंस राज पे चलती रहे, लाइसेंस राज से भी छूटी तो भी कहीं ना कहीं बाधा आती रहती है। कई तरह एक तो मानसिकता की बाधा होती है कि अब कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है कि नाम लेना उचित नहीं है पर वो खड़ा, आप समझ जाएंगे, खड़ा होकर ही सबको कहता है कि सारी औद्योगिक घराने चोर है। कहना बहुत आसान है देखिए राजनीतिक दृष्टि से, बट आप अपने वेल्थ क्रिएटर्स को कभी भी अपशब्द मत करिए। वो वेल्थ क्रिएटर है आपके लिए। वेल्थ क्रिएटर वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती बिल्कुल, दुनिया की कोई सरकार जी सबको रोजगार नहीं। सरकारों का काम होता है कुछ कोर एरियाज में फोकस करना, कोर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर उसने दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में कुछ वो कर सकते हैं, एजुकेशन पे करना। अब आप हर दिशा में चाहिए तो वेल्थ क्रिएटर्स को सम्मान हमें थोड़ा और देना पड़ेगा। अगर सुपर पावर बनना है टेक्नोलॉजी की ओर हमको और बढ़ना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी में अभी भी हम एम्प्लॉइज हैं, हम एम्प्लॉयर नहीं हैं। बिल्कुल, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब भारतीय जैसे कुछ कंपनियां यहाँ अब एम्प्लॉयर बन चुकी हैं, बन रही हैं। पर आप अब बड़े परिदृश्य में देखिए, हम अमेरिका में सीईओज देखते हैं और हम क्या ओन कर रहे हैं, हम अभी भी उस, क्योंकि देखिए हमारी पढ़ाई लिखाई परिवेश सब कुछ बहुत पहले नौकरी खोजो है, पहले नौकरी खोजो तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिभा भी होती है ना वो दब जाती है कभी ना। जी जी, हमारे भी परिवार में, आपके भी परिवार में होगा। हम भी चाहेंगे कि हमारे घर के जो बच्चे हैं पहले नौकरी मिल जाए। रिस्क टेकिंग, सुपर पावर्स रिस्क लेते हैं। देखिए अमेरिका तो पूरा देश जो है वो रिस्क टेकिंग में है, उसने रिस्क लिया, समझदारी का रिस्क लिया। रिस्क के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड होती है, रिस्पॉन्सिबल रिस्क लिए। चाइना ले ले, चाइना तो इतना बड़ा उसने रिस्क लिया कि उसने 78 के बाद जब उन्होंने वो खुलना शुरू हुए, जब उन्होंने अमेरिका को एक तरह से एक्सेप्ट करना शुरू किया तो उन्होंने चाल चली। चाल ये थी कि अपने यहाँ के जो मेधावी छात्र थे, छात्र छात्रा थे, उन्होंने अमेरिका भेजना शुरू किया। अमेरिका एक तरह से उस मामले में बहुत सीधा देश था, उसने चाइना की जो नीति थी उसको समझा नहीं। अमेरिका भेजना शुरू किया स्कॉलरशिप पे। शुरू में 10 गए, 100 गए, 1000 गए, लाखों चले गए। और इतना कंट्रोल्ड देश है चाइना कि हर छात्र को पहले से निर्देश था कि जाओगे, सीखोगे, चुराओगे और वापस आओगे। तो जितना आईपी पे अटैक हुआ है, अमेरिकन आईपी खुद और रिकॉर्ड है वहां के नेता कि जितना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर जितना ज्यादा चाइनीज ने हमला किया उतना किसी और देश। तो पूरा का पूरा प्रोटोटाइप उठा करके वापस, जब तक अब अमेरिका इस बात को समझ रहा है, लेकिन तब तक मेहनती लोग हैं ही, चाइना में मेहनत की कोई कमी नहीं है। पूरा प्रोटोटाइप उठा करके अलग अलग, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का हो, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री का हो, चाहे वो और भी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, तो टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, R&D की ओर बढ़ना पड़ेगा आपको। सुपर पावर अगर बनने की इच्छा है तो आपको, मैंने फिर कहा ना, बौद्धिक दिशा में बढ़ना पड़ेगा। और दिशा में हम हैं पर समय लगेगा मुझे। बड़ा मजा आया आपसे बातें करके, जी कर रहा है बस आप बोलते रहें और हम और हमारे दर्शक सुनते ही रहें। आपने इतना कीमती वक्त दिया, हम सभी द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। तो अभी हम डॉक्टर मयंक नारायण से लेते हैं विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।